नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने अपने समस्त विकास प्राधिकरणों में, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में लागू होने वाले बिल्डिंग बायलॉज पूरी तरह से बदल दिए हैं। अब नए बिल्डिंग बायलॉज 2025 आने वाले हैं। इन बिल्डिंग बायलॉज 2025 के लिए आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। आपत्ति और सुझाव मांगने की तारीख 30 अप्रैल 2025 थी, जो निकल गई है। काफ़ी आपत्तियां शासन में प्राप्त हुई हैं। अब उन आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए शासन स्तर पर कमेटी गठित है और वो कमेटी उन आपत्तियों के निस्तारण के लिए काम कर रही है। हो सकता है 30 जून 2025 तक सभी आपत्तियों का निराकरण हो जाए और बिल्डिंग बायलॉज आपके सामने उपयोग के लिए आ जाएं। ऐसा होना संभावित है। इसी बीच जो हमारे बिल्डर्स हैं उन सब ने नए बिल्डिंग बायलॉज में काफ़ी लाभ होने वाला है, FAR में, सड़क की चौड़ाई में और तमाम विभिन्न प्रकार के अन्य लाभों के कारण हमारे जो बिल्डर्स ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लाने वाले थे या जो लेआउट्स लाने वाले थे, उन लोगों ने अभी अपनी नई परियोजनाएं होल्ड पर रखी हुई हैं। सैंक्शन कराने के लिए विकास प्राधिकरणों में अभी जमा नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे लागू होगी तो हमें ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, तभी हम अपनी योजनाएं विकास प्राधिकरण में स्वीकृत के लिए जमा कराएंगे। इसी तरह हमारे जो एंड यूजर्स हैं, जो ग्राहक हैं, जो मकान खरीदना चाह रहे हैं या फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं या कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं या कोई अन्य उपयोग के लिए भूमि खरीदना चाह रहे हैं, उन सब लोगों में भी एक तरह से हलचल है। वो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने नक्शे अभी जमा कराएं या कुछ दिन रुक जाएं तब जमा कराएं। ऐसी स्थिति में मैंने ये निर्णय किया है कि मैं 2025 का जो नया बिल्डिंग बायलॉज आने वाला है, इस पर पूरी सीरीज बनाऊंगा और अपने चैनल के प्लेलिस्ट में बिल्डिंग बायलॉज 2025 के नाम से वो सारे वीडियोज उसमें संकलित कर दूंगा। इस वीडियो में मैं बिल्डिंग बायलॉज 2025 के बारे में एट ए ग्लांस, एक नज़र में इस बिल्डिंग बायलॉज में विशेष क्या है और कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर में क्या दिया गया है, आपके लिए कैसी उपयोगी हो सकता है, कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिल्डिंग बायलॉज 2025 संशोधित होकर आने वाले हैं निकट भविष्य में, तो इस संबंध में हमारे चैनल पर जो वीडियोज हमने अभी तक अपलोड किए थे बिल्डिंग बायलॉज 2025 के संबंध में, जिसमें आपत्ति सुझाव के संबंध में था, और एक सामान्य सा वीडियो था जिसमें बताया गया था कि क्या आने वाला है। इन सब वीडियोज़ के ऊपर हमारे दर्शकों ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी, कुछ लोगों ने फ़ोन करके, कॉल करके भी पूछा है कि इन बिल्डिंग बायलॉज में क्या क्या नया है। अलग अलग बिंदुओं पर उन्होंने वार्ता की है। कुछ हमारे दर्शकों ने वीडियोज़ पर कमेंट भी किया है, जिसमें कि विवेक राय GBU हैं। इन्होंने कहा है कि काइंडली एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल यूजेज इन दिस बायलॉज। हमारे आदित्य सिंह उन्नाव से हैं, इन्होंने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बायलॉज 2025 के ड्राफ्ट के पेज नंबर 19 पैरा 2.1.2 को एक्सप्लेन करते हुए विस्तृत वीडियो बनाइए, काफ़ी लोगों के लाभकारी होगा। बिल्कुल सही कहा है आपने आदित्य जी और विवेक जी। और भी जो हमारे दर्शक व्हाट्सएप से या कॉल के माध्यम से मेरे संपर्क में हैं, मैं उन सभी दर्शकों से बताना चाहता हूं कि मैं बिल्डिंग बायलॉज 2025 के ऊपर पूरी सीरीज बनाने वाला हूं और अपने चैनल की प्लेलिस्ट में बिल्डिंग बायलॉज 2025 की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं सारे वीडियो संकलित कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। हर एक कमेंट के ऊपर वीडियो बनाना संभव नहीं है और उपयोगी भी नहीं है। जब मैं बिल्डिंग बायलॉज के हर चैप्टर पर अलग अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें जो विशेष खास बात होगी वो आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद जो कमेंट्स के माध्यम से कोई विशेष बात पूछी जाएगी उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाता रहूंगा। मतलब बिल्डिंग बायलॉज 2025 में जो भी क्वेरी आपकी होगी, चाहे वो चैप्टर वाइज या आपके क्वेरी के क्रम में, मैं सारी क्वेरीज को हल करूंगा, सारी आपकी जो जिज्ञासा हैं उनको दूर अवश्य करूंगा। लेकिन बिल्डिंग बायलॉज 2025 काफ़ी बड़ा है, इसमें लगभग 225 पेजेज हैं, तो समय लगेगा। धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके मैं आगे बढ़ता रहूँगा और आपकी क्वेरीज को हल करता रहूँगा। तो एक नज़र बिल्डिंग बायलॉज 2025 के विभिन्न चैप्टर्स में और इसमें क्या विशेष है इस पर करते हैं। देखिए, बिल्डिंग बायलॉज 2025 के चैप्टर 1 में जो पहले था लगभग वही बिंदु हैं, लेकिन कुछ बिंदु अलग हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ।
सामान्यता जो पहले बिंदु थे वो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट है, डेफिनेशंस हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ बायलॉज है कि ये बायलॉज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, डिफ़िकल्टी रिमूवल, ये अलग है पॉइंट। मतलब अगर इस बिल्डिंग बायलॉज को अप्लाई करने में, समझने में, विकास प्राधिकरणों को, हमारे जो उपयोग करने वाले एंड यूजर हैं, पब्लिक है, उनको या बिल्डर्स को कोई परेशानी आती है तो उसके लिए इस डिफ़िकल्टी रिमूवल वाले पॉइंट पर यह बताया गया है कि यहाँ पर शासन स्तर पर एक कमेटी गठित होगी जिसमें कई सदस्य होंगे, डिटेल में जाएंगे तो बताएंगे। वो सदस्य अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, उस पर डिस्कशन करके आपकी जो बिंदु है उसका हल निकालेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन रिलेवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड पॉलिसीज। इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दीज बायलॉज रिलेवेंट clauses of government orders, policies, rules, bylaws, etc. listed in Appendix 1 shall be considered to have been amended to the extent as per the provisions of these bylaws. In case of any discrepancy between the provisions of the government orders, policies, rules, bylaws, etc. listed in Appendix 1 and these bylaws, the provisions of the latter shall be prevail. मतलब जो पॉलिसीज या गवर्नमेंट ऑर्डर्स पहले से चल रहे थे, इसकी एक लिस्ट बनी हुई है, उनमें और बिल्डिंग बायलॉज में कोई अगर आपको अंतर समझ में आता है, कुछ समानता नहीं मिलती है, तो जो बिल्डिंग बायलॉज में प्रोविजंस किए गए हैं वही माने जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 1 की बात हो रही है, सेक्टोरियल पॉलिसीज। जो हमारी पहले से पॉलिसी थी, जैसे कि उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, IT एंड IT पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश 2022, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021, उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी, इसी तरह की स्टेट बायो पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी, अन्य जो पॉलिसीज़ थी, उन सभी पॉलिसीज़ में जो प्रोविजंस थे वो प्रोविज़न भी इस बायलॉज से प्रभावित नहीं होंगे। वो सारे जो पॉलिसीज़ में प्रोविज़न थे वो भी आपको मिलते रहेंगे। उसके संबंध में लिखा हुआ है प्रोविजंस ऑफ वेरियस सेक्टोरियल पॉलिसीज नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम विच आर एट variance with these bylaws shall prevail. Specific provisions in sectorial policies in relation to parameters like FAR, building height, ancillaries, mixed uses, if prescribed beyond the permissible limits of these bylaws, shall be valid in indicative list of these policies as given below. अभी हमने बताई कि लिस्ट में कौन कौन सी पॉलिसीज है, तो ये हमने आपसे बात करी थी पहले चैप्टर की। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। इस बिल्डिंग बायोलॉजी में टोटल 18 चैप्टर हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आम लोगों के लिए और बिल्डर्स के लिए भी। इसमें परमिशन फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल दिया हुआ है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोज बना दूंगा क्योंकि इसमें कवर कर पाना संभव नहीं है। इसके चैप्टर के बारे में मैंने आपको एक मुख्य हेडिंग बताई कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। मुख्य रूप से अगर बात करें तो प्लॉटेड डेवलपमेंट और लेआउट डेवलपमेंट के बारे में इसमें बात की गई है और प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग परमिशंस। नेक्स्ट है 2.2.4 कलरिंग एंड नोटेशंस। 2.3 ऑल प्लान्स, नक्शा बनाने के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें रखी है, बिल्डिंग प्लान में कौन कौन सी चीज़ें रखनी है। इसके बाद साइनिंग ऑफ प्लान्स, एप्लीकेशन ऑब्लिक नोटिस फॉर अल्ट्रेशंस, परमिट फीस, इसके बारे में, फीस के बारे में भी इसमें लिखा हुआ, परमिट प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग परमिट, ग्रांट ऑफ परमिट एंड रिफ्यूजल, वैलिडिटी ऑफ परमिट, प्रोसीजर ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क, नोटिस ऑफ कंप्लीशन, परमिशन नियर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑब्लिक हेरिटेज साइट्स, परमिशन अलोंग रिवर बैंक्स, आर्किटेक्चरल कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें चैप्टर नंबर 2 में दी गई है। ये चैप्टर नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3 चैप्टर जो है स्टैंडर्ड्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में इसमें नॉर्म्स बताए गए हैं। जनरल लैंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट कितनी है, प्लॉट का साइज, बिल्डिंग की हाइट, FAR, सेटबैक वगैरह कितने रखने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, सिंगल यूनिट के लिए, मल्टी यूनिट के लिए, ग्रुप हाउसिंग के लिए क्या प्रोविजंस रखे गए हैं, और EWS और LRG हाउसिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, बाजार, स्ट्रीट, शॉप्स, होटल, सिंगल स्क्रीन सिनेमा, मिनीप्लेक्स एंड मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पंप, फिलिंग स्टेशन, LPG गोडाउन। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो
इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज़ की बिल्डिंग्स के बारे में बात की है, जिसमें हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर बिल्डिंग्स का डिटेल दिया हुआ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल, मल्टीपर्पज़ हॉल, ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर के बारे में बात की गई है। चैप्टर नंबर 7 में इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल यूज की बिल्डिंग्स के बारे में बात की गई, जिसमें इंडस्ट्रीज है, फार्म हाउस है और डेयरी फार्म की बात की गई है। चैप्टर नंबर 8 मिक्स्ड यूज एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी जो पॉलिसी है उसके अंदर जो डेवलपमेंट किए जाएंगे उसकी बात की गई है, जिसमें मिक्स यूज डेवलपमेंट, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है। चैप्टर नंबर 9 में एडिशनल एफएआर, सामान्यतः बेसिक एफएआर होता है, उसके बाद जो एडिशनल एफएआर के प्रोविजंस है उसके बारे में बात की गई है, जैसे कि कंपनसेटरी एफएआर कितना होता है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, परचेजेबल एंड प्रीमियम परचेजेबल एफएआर। हाँ, यहाँ बताना आवश्यक है कि इसमें बायलॉज में एक चीज़ नई है एफएआर के साथ। पुराने बायलॉज में आपको बेसिक एफएआर प्लस आप परचेज कर सकते थे, परचेजेबल एफएआर की बात की गई थी। यहाँ पर प्रीमियम परचेजेबल एफएआर भी एक नया टर्म आया है। परचेजेबल एफएआर के बाद भी आप एक नए प्रोविजन के अंतर्गत, जिसका नाम है प्रीमियम परचेजेबल एफएआर, परचेजेबल एफएआर के ऊपर भी और परचेज कर सकते हैं। प्रीमियम परचेजेबल एफएआर का फार्मूला अलग है, उसमें जो कॉफिशिएंट है कुछ कम है, परचेजेबल एफएआर से कम पैसा लगेगा, लेकिन आप परचेज कर सकते हैं, ये इसमें नया है। एडिशनल एफएआर ऑन ग्रिल बिल्डिंग्स। चैप्टर नंबर 10 है फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी के बारे में बात की गई है। फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इशुएंस ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एंड इट्स रिन्यूअल, इसके बारे में बात की गई चैप्टर नंबर 10 में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। इसमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल की बात की गई है। स्ट्रक्चरल डिजाइन, बेसिक रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, पीरियडिक इवेल्युएशन ऑफ बिल्डिंग, सेस्मिक स्ट्रेंथिंग की बात है, फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, रिक्वायरमेंट ऑफ अर्थक्वेक रेसिस्टेंट, इन सब की बात की गई है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 में। इसमें प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट एबल्ड, एल्डरली एंड चिल्ड्रन, क्या क्या प्रोविजंस रखे हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या है, स्कोप क्या है, साइट डेवलपमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है एंड बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसके बारे में बात की गई है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13 पर। 13 इन्वायरमेंटल सस्टेबिलिटी के बारे में है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, नेचुरल ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मेजरमेंट, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, एयर क्वालिटी एंड नॉइज, ग्रीन कवर ऑब्लिक ट्री प्लांटेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान की बात की गई है चैप्टर नंबर 13 में। इसके बाद क्वालिफिकेशंस एंड कॉम्पिटेंस ऑफ लाइसेंस टेक्निकल पर्सन्स, ये पुराने बिल्डिंग बायलॉज में भी था, इसमें कुछ नया नहीं है, लगभग वही है सब कुछ। इसके बाद जॉइनिंग रेगुलेशंस की बात की गई चैप्टर नंबर 15 में। हाँ, ये बताना आवश्यक है कि इसमें नया ये है कि बिल्डिंग बायलॉज में जॉइनिंग रेगुलेशंस पहले इनकॉर्पोरेट नहीं थे। अब पूरे प्रदेश के लिए एक ही जॉइनिंग रेगुलेशंस बना दिए गए हैं, जो इस बिल्डिंग बायलॉज के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, अटैच कर दिए गए हैं। पहले जो जॉइनिंग रेगुलेशंस का प्रोविजंस थे वो मास्टर प्लान की बुकलेट में रहते थे और पूरे प्रदेश में लगभग समान थे, लेकिन फिर भी महायोजना के अनुसार किसी किसी विकास प्राधिकरण में दूसरे विकास प्राधिकरण से जॉइनिंग रेगुलेशंस में थोड़ी भिन्नता भी थी, लेकिन अब यहाँ एक समान बिल्डिंग जॉइनिंग रेगुलेशंस रखे हुए हैं। इसके संबंध में ये चैप्टर नया है बिल्डिंग बायलॉज के लिए, जॉइनिंग रेगुलेशंस का। चैप्टर नंबर 16 कंपाउंडिंग बायलॉज के संबंध में है, कंपाउंडिंग ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये कुछ प्राधिकरणों ने अपनी बिल्डिंग बायलॉज में पहले भी रखा था, उसी के बारे में है। टाइटल एंड कमेंसमेंट, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17, इसमें प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कई पार्ट हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेशनल ऑफ EVCI इस्टेब्लिशमेंट, EV चार्जिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्शंस ऑफ EV चार्जिंग चार्जर स्पेसिफिकेशन एंड PCS इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ PCU, PCB, CS इन लोकल एरिया बिल्डिंग प्रिंसिप्स। और इसके बाद है पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चैप्टर नंबर 17 में डिटेल बताई गई है, जो आपको नक्शा पास कराते समय उसमें अपने प्रोविजंस में रखने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 18 है, जैसे हमने बताया था टोटल 18 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 18 में
इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस फॉर कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्डिंग के अंदर क्या क्या प्रोविजंस करने हैं, चैप्टर नंबर 18 में इसके बारे में बात की गई है। इसके पार्ट है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन सिस्टम, इन बिल्डिंग एंड गेटेड बिल्डिंग सॉल्यूशंस, इनकॉर्पोरेशन इन स्टेट बिल्डिंग बायलॉज एट लेआउट लेवल, अदर प्रोसीजर्स फॉर सेटिंग इन बिल्डिंग सॉल्यूशंस, फाइबर नेटवर्क एटसेट्रा। उसके बाद अपेंडिक्स है, लिस्ट दी है गवर्नमेंट ऑर्डर्स की, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डेवलपमेंट परमिट, नोटिस टू स्टार्ट लैंड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स के लिए, लेआउट के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट होते हैं, फॉर्म होते हैं, उनका डिटेल दिया हुआ है यहाँ। अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर कि इस बिल्डिंग बायलॉज में पुराने से अलग क्या है और आपको क्या लाभ हो सकता है। शॉर्ट में ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं जो अभी बता रहा हूँ सिर्फ इतना ही अलग है, बहुत सारे बिंदु हैं, मुख्य बिंदुओं पर मैं बात करता हूँ जो अधिकांश लोगों को प्रभावित करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में जो पुरानी चीज़ें थी उसके अलावा डिफ़िकल्टी रिमूवल के लिए प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे बताया था कोई कमेटी बनेगी जो आपके कोई शंकाएं उनको दूर करेगी। इफेक्ट ऑन रिलेवेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स के और पॉलिसीज़ के संबंध में दिया गया है कि पुरानी पॉलिसीज और पुराने जीओ जो हैं उनके संबंध में अब क्या प्रोविज़न इसमें रखे गए, कौन सा माना जाएगा। और सेक्टोरियल पॉलिसीज जैसे बताया था अभी, उनके बारे में बताया गया कि अगर पॉलिसीज में कोई प्रोविजंस है तो वो आप पर लागू रहेंगे। इस क्लैरिफिकेशन को करने के लिए 2-3 पॉइंट इसमें जोड़े गए हैं। और इसके अलावा जैसे बताया था कि चैप्टर नंबर 15 अलग है, जिसमें कि पहले नहीं था, इसमें जॉइनिंग रेगुलेशंस का पार्ट जोड़ा गया है। जॉइनिंग रेगुलेशंस में पूरे प्रदेश में समानता हो गई है, जो पहले मास्टर प्लान की बुकलेट के साथ रहता था, अब इसमें जोड़ा गया है कि जॉइनिंग रेगुलेशंस क्या होता है। अगर किसी मुख्य भूपयोग में जो अनुमन्य क्रिया है उस क्रिया के अतिरिक्त उसी भूपयोग में कोई दूसरी क्रिया अनुमन्य की जाती है तो वो जॉइनिंग रेगुलेशंस के प्रोविजंस के अंतर्गत की जाती है। तो वो कैसे होगी, वो सामान्यतः अनुमन्य है या सशर्त अनुमन्य है, उसमें क्या प्रभाव शुल्क लगेगा, इसके बारे में विस्तार से बताया जाता है, तो इसको कहते हैं जॉइनिंग रेगुलेशंस। तो जॉइनिंग रेगुलेशंस का चैप्टर इसमें नया ऐड किया गया है और कंपाउंडिंग का चैप्टर भी ऐड किया गया है, कंपाउंडिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड लेआउट्स। और जो अदर प्रोविजंस हैं जो जन उपयोगी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें विशेष ये है कि अब 150 वर्ग मीटर या उससे अधिक बड़े भूखंडों पर आपको मल्टी यूनिट भी स्वीकृत किए जा सकते हैं, चाहे ये भूखंड किसी स्वीकृत लेआउट का भाग हो या प्राधिकरण द्वारा विकसित योजना का भाग हो या किसी अन्य स्थान पर हो जहाँ पर अप्रोच रोड उपलब्ध हो मानक के अनुसार और उसका भू उपयोग रेजिडेंशियल हो। मतलब अगर वो स्वीकृत लेआउट का पार्ट नहीं भी है और अवैध कॉलोनी में स्थित नहीं है, अप्रोच रोड क्लियर है, सभी जगह से एनओसी आ जाती है और स्वीकृत लेआउट ना होने पर भी अगर प्राइवेट ज़मीन है, शर्त यह है कि वो अवैध कॉलोनी का भाग नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थलों पर भी 150 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर आवासीय भूपयोग के अंतर्गत आपको मल्टी यूनिट भी स्वीकृत किए जा सकते हैं। एक और बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें काफ़ी चर्चा हो रही, बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल किए कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर अब नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ये इसमें प्रोविजन जरूर किया गया है कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ और समझना आवश्यक है कि जैसे पूर्व में ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में मूल रूप से 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर आवासीय भूपयोग के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधान का पालन करना आवश्यक था, उसको थोड़ा सा बड़े स्वरूप में यहाँ कर दिया गया है। अब उसी तरह पूर्व में जो प्रोविजंस थे बिल्डिंग बायलॉज में बिल्ट अप एरिया के लिए, उसको बढ़ा के अब ऐसे कर दिया गया है कि अब जो हमारे स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत या प्राधिकरण की योजनाओं के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड हैं, उन पर अब आपको भूखंड का नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है, बना सकते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब कहीं पर भी अवैध कॉलोनी में भी 100 वर्ग मीटर का भूखंड है या किसी भी भूप्रयोग में है, कहीं पर भी अवैध रूप से कटी हुई कॉलोनी है, उनके लिए कोई छूट नहीं मिली है। उनके खिलाफ कोई भी निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है। मैं इस 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड के लिए अलग से एक विस्तृत वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें सारे प्रोविजंस का बिल्डिंग बायलॉज के अंदर क्या प्रोविजन है उसका पढ़ के एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। यहाँ मैं शॉर्ट में आपको हिंट दे। इसके अलावा ग्रुप हाउसिंग भूखंडों पर
अब भूखंड के क्षेत्रफल में थोड़ी कमी कर दी गई है नए प्रोविजंस में। अब बिल्टअप एरिया में 1000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भी ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग बनाई जा सकती है। शर्त यह कि लैंड यूज रेजिडेंशियल होना चाहिए। इसी तरह अब नॉन बिल्टअप एरिया में भी आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत जो ग्रुप हाउसिंग के लिए चिन्हित भूखंड लेआउट के अंतर्गत या प्राइवेट जमीनों पर भी अवैध कॉलोनी के अंदर अगर स्थित नहीं है, ऐसे भूखंडों पर रेजिडेंशियल भू उपयोग के अंतर्गत 1500 वर्ग मीटर 1500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड पर भी ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग्स पास की जा सकती है। जबकि पुराने बिल्डिंग बायलॉज में न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर या उससे बड़े भूखंड पर ही आवासीय भू प्रयोग के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग के नक्शे पास किए जाने का प्रावधान अंकित था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें एफएआर में काफ़ी बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब बेसिक एफएआर के अलावा जो परचेजेबल एफएआर पहले भी मिलता था, अब भी मिलेगा, लेकिन परचेजेबल एफएआर की लिमिट खत्म होने के बाद आपको प्रीमियम परचेजेबल एफएआर के नाम से भी एक प्रोविजन किया गया है। उसमें भी आप परचेजेबल एफएआर के बराबर या उससे भी अधिक एफएआर परचेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं कितनी चौड़ी सड़क पर कितना एफएआर पर प्रीमियम के रूप में परचेज कर सकते हैं। जब इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे तब आपको बता देंगे। लेकिन चौड़ी सड़कों पर अब ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या बहुमंजिले भवनों के लिए अगर आप सामान्य ज्ञान से समझें तो बेसिक एफएआर प्लस परचेजेबल एफएआर प्लस प्रीमियम परचेजेबल एफएआर की अगर लिमिट आप ले सकते हैं जितनी प्रोविजन से, तो आप कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। अब ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं है। शर्त यह कि सड़क की चौड़ाई के संदर्भ में ये बात है कितनी चौड़ी पर कितना है। अधिकतम चौड़ी सड़क पर अब कोई हाइट का प्रतिबंध नहीं रह जाएगा प्रोविजन होने की वजह से किसका, प्रीमियम परचेजेबल एफएआर का। लेकिन जो स्टेटरी प्रतिबंध है वो अभी भी रहेंगे कि अगर कोई वहाँ पर एयरपोर्ट है तो एयर फनेल जोन के अंदर जो मानक लागू है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, वो लागू रहेंगे। उतनी ही हाइट आपको मिलेगी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में या किसी भी बिल्डिंग में जितने की मानक निर्धारित है एयर फनेल जोन के अंतर्गत एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी की हाइट के मानकों के अनुसार। उससे अधिक हाइट की बिल्डिंग आपको एयर फनेल जोन में नहीं मिलेगी। एक अंतर और है, वो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपने एक बार नक्शा पास करा लिया बेसिक एफएआर के साथ या परचेजेबल एफएआर के साथ, तो जितना आपने एक बार में पास करा लिया है उतना आप बना सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपको और हाइट ले जानी है एफएआर परचेज करके या प्रीमियम एफएआर परचेज करके, तो आपको नहीं मिलेगा। बिल्डिंग बनाने के पहले ही वो परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग की उससे हाइट बढ़ेगी और हाइट बढ़ने से स्ट्रक्चर की सेफ्टी पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो भी प्रोविजंस आपको करने हैं वो बिल्डिंग का निर्माण करने से पहले ही करने पड़ेंगे। नक्शा पास हो जाए, निर्माण आप ना करें तो आप और हाइट बढ़ाने का नक्शा रिवाइज करा सकते हैं, लेकिन एक बार निर्माण हो गया पुराने नक्शे पर तो फिर आपका और प्रोविजन हाइट का है या परचेज करने का वो आपका लॉक हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उससे प्रभावित हो सकता है। अगर आपको मैक्सिमम हाइट लेनी है तो बिल्डिंग का निर्माण शुरू करने से पहले ही उस नक्शे को अधिकतम ऊंचाई तक जितना आप ले जाना चाहे पहले ही पास कराना पड़ेगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।